नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार और निर्माण का जो लेटेस्ट अंक है 10 अगस्त से 16 अगस्त 2020, इसका रिव्यू आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और इसके माध्यम से चर्चा करेंगे तमाम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, व्यापार और राज्यों से जुड़े करंट अफेयर्स पर। साथ ही में जो सरकारी योजनाओं की और नौकरियों की जानकारी इस पेपर में दी हुई है उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, सारांश रूप में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर भारत, यह अभियान पूरे देश में चल रहा है। इसी संबंध में इसी से रिलेटेड आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग और विभिन्न विषय विशेषज्ञों से इस संबंध में चर्चा की। सुझाव के आधार पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की जो सराहनीय पहल है, किस प्रकार से मध्य प्रदेश अपना योगदान दे सकता है, इस विषय में चर्चा हुई। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए 3 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वेबिनार में श्री सुरेश प्रभु, नीति आयोग के श्री अमिताभ कांत और अन्य विशेषज्ञों के द्वारा जो सुझाव दिए गए उनमें प्रमुख है नेशनल लॉजिस्टिक हब, बफर में सफर, नर्मदा टूरिज्म, एयर कार्गो, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज, टाइगर रिजर्व एडॉप्शन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सभी सुझाव आए हैं। मध्य प्रदेश को ग्लोबल वैल्यू चेन और ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ने की बात इसमें सामने आई। इसके लिए एयर कार्गो सेवाओं का विस्तार करना होगा। मध्य प्रदेश को नेशनल लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में काम करना होगा। अत्यधिक संभावनाएं इस क्षेत्र में है, इससे आंतरिक व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश के कृषि उद्योगों को विदेश में बाजार अवेलेबल कराना होगा। मध्य प्रदेश के बासमती चावल सहित जिलावार वहां की विशेष वस्तुओं की जीआई टैगिंग करानी होगी। एक विशेष प्रोडक्ट हर एक जिले का चुनना होगा और उसे विश्व स्तर पर बेचने के लिए व्यवस्था करनी होगी। मध्य प्रदेश में आए विश्व की फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज। मध्य प्रदेश में टूरिज्म और टाइगर सफारी को बढ़ावा देना होगा। देश में सबसे ज़्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है, 526 टाइगर, जबकि देश में है 2967 टाइगर। प्रदेश के टाइगर रिजर्व को एडॉप्ट करना यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा। प्रदेश में जिलेवार विकास का मॉडल बनाना होगा तथा वहाँ की विशेषताओं के क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। हर जिले में रोजगार के अवसर और संसाधनों का विकास कर हर जिले को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। वेबिनार के समापन सत्र में लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाहा, सीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्री जे सतीश कुमार राव, विशेषज्ञ श्री चैतन्य वैद्य और हितेंद्र मेहता, इन सभी ने हिस्सा लिया। खास तौर पर मंत्रियों के नाम आपको याद रखना है। परीक्षाओं में एक न एक मंत्री से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। वेबिनार में जो महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए यह देख लेते हैं। चंबल प्रोग्रेसवे तथा नर्मदा एक्सप्रेसवे को जल्द पूर्ण करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए पोर्टल विकसित करने के संबंध में सुझाव मिला। उद्योग तथा व्यापार से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए हाई पावर कमेटी गठित की जा सकती है। मध्य प्रदेश को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाने की बात हुई। परिवहन से संबंधित कर प्रणाली को सरल, स्पष्ट व सुविधाजनक बनाने के सुझाव प्राप्त हुए। ग्रामीण, ट्राइबल एरिया टूरिज्म और फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। नागरिक सुविधाओं की सरल व समय सीमा में डिलीवरी के लिए ई गवर्नेंस का विस्तार किया जाए। फल सब्जियों के परिवहन के लिए व्यावहारिक लॉजिस्टिक समाधान दिए जाए ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। कौशल विकास के लिए 50,000 प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मेसन आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था। प्रदेश की 225 सिंचाई परियोजनाएं वर्ष 2023 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य। 2026 तक सिंचाई क्षमता को 75 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की योजना। प्रदेश विद्युत आपूर्ति और सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी बने। प्रदेश के सभी कॉलेजों में ई प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए एड्रेस है epravesh.mponline.gov.in, यहाँ पर पंजीयन करवाना होगा। ई प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर में जाकर अलग से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
ऑनलाइन सत्यापन न होने की स्थिति में आवेदक को पास के किसी भी शासकीय कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन करवाना होगा। आवेदक विद्यार्थियों को सत्यापक के दौरान कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां रखना है। प्रथम चरण में स्नातक प्रथम वर्ष के लिए आवेदक 20 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक अतिरिक्त सावधानी रखते हुए जानकारी भरे। सत्यापन के लिए लास्ट डेट का इंतजार न करें, बल्कि जिस दिन आवेदन भरा है उसी दिन वेरिफिकेशन भी करवा लें, ताकि बाद में कोई भागाभागी न रहे। विधायक निधि का उपयोग कोविड कार्यों के लिए किया जाए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने निर्णय लिया कि मैं मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने की दिनांक से आगामी 30 सितंबर तक अपने वेतन और भत्तों की 30% राशि कोरोना कार्य के लिए जमा करूंगा। अभी तक 3 महीनों की राशि 1,40,000 रुपये जमा करा दी गई है। तो आप इसमें 3 का भाग देकर देख सकते हैं मुख्यमंत्री का जो वेतन है और भत्ते हैं वो कितने होते हैं। अच्छा, 3 महीनों के वेतन की 30% राशि है, यानी कि 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री का बनता है 1,40,000 रुपये। अन्य सदस्यों से भी राशि जमा करने की बात इन्होंने कही। विधायक निधि से जो चीज़ें खरीदी जा सकती है कोरोना नियंत्रण के लिए, वे है मेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक उपकरण, फेस मास्क, थर्मामीटर, पीपीई किट्स, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर और सैनिटाइजर ट्रे आदि। इसी के साथ प्रदेश के 22 जिलों में जिला खनिज निधि में आने वाली प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ की राशि की 1/3 राशि भी इन जिलों में कोरोना संबंधी कार्यों और रोजगार मूलक कार्यों में खर्च की जा सकेगी। बिना लॉकडाउन के पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ कोरोना को हराना है। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 70% है और मृत्यु दर घटकर 2.7% रह गई है। परंतु अभी भी प्रदेश के कई स्थानों पर संक्रमण बढ़ रहा है। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से इन्होंने कहा कि हम जैसा आचरण करेंगे वैसा ही प्रजा भी करेगी, यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए ज़्यादा सावधानी जनप्रतिनिधियों को बरतने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में 3 वर्ष में हासिल कर लिया जाएगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य। तो वेबिनार के संबंध में यहाँ पर जो कार्य किए गए और किए जाने हैं उसके निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सेक्टर में आगे होगा मध्य प्रदेश। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स कल्याण में देश में अग्रणी है। छोटे कारोबारियों को ब्याज रहित ऋण देने के लिए मध्य प्रदेश में काफ़ी कार्य हुआ है। तो कुल मिलाकर केंद्रीय योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने के लिए लक्ष्य यहाँ पर तय किया गया है। कोविड-19 की परिस्थितियों में कुछ बड़ी कंपनियां देश में आ सकती है, इस दिशा में भी प्रयास किए गए हैं। मध्य प्रदेश में इन कंपनियों का निवेश होने से आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। प्रदेश में 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन की उपलब्धि हासिल हुई है। ये देश में हुआ सर्वाधिक गेहूं उपार्जन है। मध्य प्रदेश ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने की लड़ाई मध्य प्रदेश लड़ रहा है। त्रिस्तरीय योजना बनाकर लक्ष्य पूरे होंगे। ये त्रिस्तरीय जो लक्ष्य है वह क्या है, योजना क्या है, उसकी बात करें तो मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के प्रतिनिधियों, विशेष रूप से सीईओ श्री अमिताभ कांत और सलाहकार श्री संजय शाह के वेबिनार में दिए गए संबोधन का उल्लेख करते हुए आश्वस्त किया कि विषय विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण सुझावों और इस वेबिनार श्रृंखला के निष्कर्षों का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लक्ष्य के साथ ही वार्षिक लक्ष्य भी प्रत्येक तिमाही में प्राप्त करने की कोशिश होगी। नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने कहा कि मध्य प्रदेश को 3 वर्ष में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी टीम पूरा सहयोग करेगी। देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। साथ ही प्रदेश में एक डैशबोर्ड बनाएंगे जिसके माध्यम से सभी जिलों की मासिक रैंकिंग भी की जा सके। अगले पेज पर तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम दिया गया है। आइए देख लेते हैं तिथिवार। 1 अगस्त को क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है कोरोना के चलते। हालांकि इस दौरान मालवाहक उड़ानों और डीजीसीए द्वारा स्वीकृत उड़ानों के परिचालन की अनुमति दी गई है। डीजीसीए यानी कि नागरिक विमानन निदेशालय ने कहा कि सेवा स्थगित रहने के दौरान विभिन्न देशों में फंसे हुए लोगों को लाने ले जाने के लिए भारत से अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए 2500 से ज़्यादा उड़ानों को मंजूरी दी गई है।
भारतीय सेना की थीम पर बनने वाली वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और अन्य कंटेंट को रिलीज करने से पहले रक्षा मंत्रालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अब जरूरी होगा। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में सेंसर बोर्ड और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि भारतीय सेना पर बनाई गई फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज के प्रसारण से पहले रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। रूस में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर एक बड़ा दावा किया है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार रूस अक्टूबर माह से लोगों को बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा कि अक्टूबर माह में कोरोना महामारी के खिलाफ सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी है। यह वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों को लगाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि रूस में कोरोना वैक्सीन को लेकर व्यापक स्तर पर ट्रायल किए जा रहे हैं। रूस का दावा है कि वो कोरोना वैक्सीन को बनाने के सबसे करीब पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, इसके तहत विदेशी भाषा सूची से चीनी भाषा मंदारिन को हटा दिया गया है। अब नई शिक्षा नीति के तहत वैश्विक संस्कृति सीखने और वैश्विक ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार विदेशी भाषाओं का अध्ययन कर सकेंगे। इन भाषाओं में कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मनी, पुर्तगाली और रशियन भाषा शामिल है। उसे 2019 में जारी किए गए ड्राफ्ट में चीनी भाषा का जिक्र था। इस ड्राफ्ट में अब नई नीति में चीनी भाषा को हटा दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना महामारी को लेकर नई चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस शायद लंबे समय के लिए रह सकता है। WHO ने यह चेतावनी कोरोना महामारी के 6 महीने के मूल्यांकन पर इमरजेंसी कमेटी की बैठक के बाद जारी की है। WHO ने बताया कि कोरोना वायरस के अस्तित्व में आने के बाद से यह कमेटी 4 बार कोरोना वायरस के खतरे के मूल्यांकन को लेकर बैठक कर चुकी है। रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यह मंजूरी दी है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा? खादी और ग्रामोद्योग आयोग अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करेगा। इसके लिए खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन संचालित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए अगरबत्ती उत्पादन में रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह कार्यक्रम PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत संचालित होगा। केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS स्टैंडर्ड के हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। UAE में प्रवासी भारतीय अब 2 दिन में रिन्यू करवा सकेंगे पासपोर्ट। इसके लिए नई संचालन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दुबई स्थित भारतीय दूतावास UAE में रह रहे भारतीय प्रवासियों के पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करेगा। दूतावास पासपोर्ट नवीनीकरण फॉर्म पर कार्य उसी दिन शुरू कर देगा जिस दिन कोई प्रवासी भारतीय आवेदन करेगा। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक मैसेंजर रूम पेश किया है। इसके जरिए व्हाट्सएप यूजर्स सीधे मैसेंजर पर चैट कर सकेंगे। यह सेवा अभी केवल व्हाट्सएप वेब के लिए ही उपलब्ध है। इसके लिए व्हाट्सएप वेब का वर्जन अपडेट करना होगा। इस मैसेंजर रूम के जरिए व्हाट्सएप के अधिकतम 50 यूजर्स एक साथ बिना समय सीमा के वीडियो कॉल से कनेक्ट हो सकते हैं। यह फीचर उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर तथा लैपटॉप से मैसेंजर रूम के माध्यम से जोड़ने में सक्षम करेगा। तो अब कंप्यूटर से भी मैसेंजर के जरिए वीडियो कॉलिंग की जा सकेगी। IIT मद्रास ने प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में कोर्स शुरू किया है। आवेदन की लास्ट डेट है 15 सितंबर 2020। इसके लिए योग्यता है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले तथा जो छात्र 12वीं कक्षा की परीक्षा दे चुके हैं वे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फीस है 3000 रुपये। आवेदन IIT मद्रास की वेबसाइट पर किया जा सकता है। श्रम मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पर अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की समय सीमा 5 साल से घटाकर 1 साल की जाए। समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि ज़्यादातर कर्मचारियों को कम अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जो उन्हें मौजूदा मानदंडों के अनुसार ग्रेच्युटी पाने के
अयोग्य बनाते हैं। इसलिए समिति चाहती है कि ग्रेजुटी भुगतान संहिता के तहत निर्धारित 5 साल की समय सीमा को घटाकर 1 साल की निरंतर सेवा कर दिया जाए। समिति के अनुसार इस तरह के प्रावधान संविदा कर्मियों, तय दर वाले श्रमिकों और दैनिक और मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों सहित हर तरह के कर्मचारियों के लिए लागू किए जा सकते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र फंड में योगदान दिया है 1.55 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 115 करोड़ रुपए का। यह राशि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष में दी गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है TS तिरुमूर्ति। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ का ऑपरेशन के तहत यह राशि दी है। इसके जो निदेशक है जॉर्ज चेडिक को चेक सौंपा 1.55 करोड़ डॉलर का। चेडिक ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में विश्व भर के विकासशील देश जन स्वास्थ्य सहित कई जन समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे हालात के बावजूद भारत ने अपने समान अन्य विकासशील देशों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारतीय सेना ने पहली बार महिला सैनिकों को जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC के पास तैनात किया है। असम राइफल्स की महिला सैनिक उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC के पास तैनात की गई है। महिला सैनिकों के इस दल की अगुवाई कैप्टन गुरसिमरन कौर कर रही है। भारतीय सेना के अनुसार इन सैनिकों को 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित साधना पास क्षेत्र में तैनात किया गया है। ये महिला सैनिक साधना पास के जरिए देश में नारकोटिक्स, जाली नोट और हथियारों की तस्करी को रोकने का काम करेगी। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जीवन बीमा कंपनियों को पॉलिसी जारी करने की अनुमति दी है। IRDA द्वारा एक परिपत्र जारी कर बीमा कंपनियों को पॉलिसी दस्तावेजों का प्रकाशित कर बीमा धारक के पास भेजने के नियम से छूट प्रदान की गई है। IRDA ने कहा कि यह छूट सशर्त है। यह छूट वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जारी किए जाने वाले सभी बीमा पॉलिसियों के लिए मान्य होगी। बीमा कंपनियों को पॉलिसी के लिए ग्राहक की सहमति हासिल करना होगी। यदि ग्राहक पॉलिसी की हार्ड कॉपी की मांग करता है तो कंपनियों को यह उपलब्ध कराना होगा। LNCT इंदौर कैंपस में एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। प्रिंसिपल, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी इसमें अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन के साथ ही रिज्यूम के साथ 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो और फोटोकॉपी आपके सभी सर्टिफिकेट की लगानी होगी और सॉफ्ट कॉपी आपको ईमेल आईडी जो दी गई है indore.inct@inct.ac.in इस एड्रेस पर भेजना होगा। फ़ोन नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं 6262023939। इसके अलावा एक और नंबर है 6262018080। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, स्पोर्ट ऑफिसर, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वर्कशॉप स्टाफ, कंडक्टर, ड्राइवर, पियोन्स, सपोर्टिंग स्टाफ, इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पीपुल्स यूनिवर्सिटी ने भी आवेदन आमंत्रित किए हैं, लेकिन ये एडमिशन के लिए है। MPT, BPT, BMLT, DMLT, DTT, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी है 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के साथ। देश विदेश की अन्य खबरों पर हम चर्चा करें तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक लोन रीस्ट्रक्चरिंग सुविधा शुरू करेगा। RBI ने कहा है कि वह आम जनता और कंपनियों के लिए यह सुविधा शुरू करेगा। कोरोना महामारी की वजह से नुकसान झेल रही विभिन्न कंपनियां इस सुविधा के जरिए ऑन लोन रीस्ट्रक्चर करवा सकेंगी। RBI ने कहा कि बैंक लोन रीस्ट्रक्चर की 10% राशि अलग रखें ताकि भविष्य में कोई नुकसान होने की स्थिति से निपटा जा सके। बंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने 4 मोबाइल संक्रमण परीक्षण और रिपोर्टिंग लैब शुरू की है। लैब से कोरोना महामारी के परीक्षण में तेजी आएगी। जैव सुरक्षा स्तर 2 के अनुपालन के साथ निर्मित यह देश की पहली मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब है। IISc ने शुरू की है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि
ICMR द्वारा अनुमोदित है। इस लैब से हर महीने 6 से 9 हज़ार नमूनों की जांच की जा सकेगी और जांच के नतीजों को ICMR के पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। प्रदेश में चलेगा पोषण अभियान। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 की परिस्थितियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अब प्रदेश में कहीं भी किसी भी घर में आंगनवाड़ी संचालित नहीं होंगी। इन्हें अपने भवन मिलेंगे। सामुदायिक भवन अथवा अन्य रिक्त शासकीय भवन में इसकी व्यवस्था के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण काल में 53,668 स्वसहायता समूह द्वारा 3 से 6 साल की आयु के सभी बच्चों को रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदान करने का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो। लोकल फॉर वोकल के क्रियान्वयन के अंतर्गत रेडी टू ईट की व्यवस्था की गई है। इसी प्रावधान के अनुसार सभी पात्र हितग्राहियों को प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल से टेक होम राशन प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गंभीरता से अपना दायित्व पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों का वजन लेकर उनके पोषण स्तर की निगरानी और टीकाकरण नियत स्थानों पर छोटे छोटे समूहों में किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों के निवास जाकर कोरोना संक्रमण से बचाव का परामर्श भी दे। उन्होंने कहा कि महिला बाल विकास विभाग त्रिस्तरीय रणनीति तैयार कर कार्यों का संपादन सुनिश्चित करे। तत्काल किए जाने वाले कार्य, अल्पकालीन लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। तिमाही, छमाही और सालाना लक्ष्य बनाए जा सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के लिए IT आधारित पद्धति विकसित करने के निर्देश इन्होंने दिए। इसे सिंगल सिटीजन डाटाबेस से भी जोड़ा जा सकता है। बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम होने से आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों की कमियां दूर कर उनकी उपयोगिता बढ़ाई जाए। केंद्रों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए हैंडपंप स्थापना और पाइपलाइन से जल प्रदाय की संभावना का अध्ययन कर व्यवस्था की जाए। प्रदेश में संचालित किए जा रहे आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए बच्चों को एक बेहतर माहौल देने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन का प्रयास है कि आंगनवाड़ी केंद्र भविष्य में और सक्षम हो और बच्चों के विकास में बेहतर योगदान दे सके। ब्रह्मांड को जाने के अंतर्गत पृथ्वी पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं रोजगार और निर्माण का जो ये पेपर है गागर में सागर होता है। पूरे सप्ताह भर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यापार संबंधी खबरें इसमें रहती है। सभी इम्पोर्टेंट रहती है, लेकिन उनमें से भी हम एकदम सारांश निकालने की कोशिश करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि यही साल था, यही तारीख थी जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी के लिए निर्णायक साबित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए सन 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से भारत छोड़ो आंदोलन तक जो संघर्ष हुआ उसका लंबा इतिहास रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आरंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। इस आंदोलन के प्रस्ताव को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। आपको पता होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर ही मध्य प्रदेश में गंदगी छोड़ो मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश गंदगी छोड़ो भारत अभियान भी चल रहा है। इसका भी हम सभी को समर्थन करना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करें तो क्रिप्स प्रस्ताव को भारतीयों द्वारा नकारे जाने और क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद एक प्रस्ताव पारित कर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो मूल कारण था, गांधी जी का आह्वान तो था ही, लेकिन बहुत सारे कारण थे, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में कड़े नियम कानून ब्रिटिश सरकार ने बना दिए। जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटिश सरकार ने उड़ीसा, बंगाल व असम में दमनकारी भूनीति का इस्तेमाल किया। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की हार के कारण असंतोष व्यक्त करने की भारतीयों की इच्छा शक्ति जागृत हो गई। ब्रिटिश सत्ता के प्रति आक्रोश बढ़ता गया और सत्ता के स्थायित्व के प्रति उनके मन में संदेह पैदा हो गया। फलस्वरूप जनता डाकघरों और बैंकों से अपने रुपए निकालने लगी। बर्मा और मलाया को खाली करवाने के तरीकों से भी जनता में काफ़ी क्षोभ व्याप्त था।
भारतीयों को लगने लगा था कि अगर जापान ने आक्रमण किया तो अंग्रेज यहाँ भी इसी प्रकार विश्वासघात करेंगे। लोगों में निराशा फैल रही थी और यह आशंका पैदा हो गई थी कि यदि जापानी आक्रमण हुआ तो जनता हताशा के चलते प्रतिरोध करेगी, बल्कि प्रतिरोध ही न करे। अतः ऐसा में राष्ट्रीय नेताओं को एक बड़ा संघर्ष शुरू करने के लिए उचित लगा। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के लिए एक युगांतकारी आंदोलन था, क्योंकि इसने भारत की भावी राजनीति की आधारशिला रखी थी। करो या मरो नारे के साथ ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि जब भी सत्ता मिलेगी भारत के लोगों को मिलेगी और तब जनता ही तय करेगी कि इसे किसके हाथों में सौंपा जाना है। सही मायनों में भारत छोड़ो आंदोलन में ही आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व भारत के लोगों को प्राप्त हुआ था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, तो यह याद रखना है, भारत छोड़ो का जो नारा दिया था वह दिया था यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के एक अग्रणी नेताओं में से एक थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन यह था। इस आंदोलन की घोषणा के फौरन बाद ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नजाकत का फायदा उठाया और बम्बई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो और भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया। आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी को गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन के 17 साल पहले 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के 10 जुझारू कार्यकर्ताओं ने काकोरी कांड किया था। तो काकोरी कांड की तारीख भी इम्पोर्टेंट है, 9 अगस्त 1925। इसी की याद ताज़ा रखने के लिए पूरे देश में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा भगत सिंह ने शुरू कर दी थी और इस दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान एकत्र होते थे। गांधी जी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 9 अगस्त 1942 का दिन चुना था। आंदोलन में शामिल हुए थे लाखों लोग। गांधी जी के साथ भारत कोकिला सरोजनी नायडू को यरवदा, पुणे के आगा खान पैलेस में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल और अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में नज़रबंद किया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जन आंदोलन में 940 लोग मारे गए थे, 1630 लोग घायल हुए और 18,000 DIR में नज़रबंद हुए तथा 60,229 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र भारत को दिया था। इससे भारतीय जनता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और समानांतर सरकारों के गठन से जनता काफ़ी उत्साहित हुई। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता ने नेतृत्व अपने हाथ में लिया, जो राष्ट्रीय आंदोलन के परिपक्व चरण को सूचित करता है। इस आंदोलन के दौरान पहली बार राजाओं को जनता की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा गया था। दोस्तों, यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिला अस्पताल ग्वालियर में भर्ती खुली है। 5 अगस्त से 11 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल आईडी है cmho.mp.gov.in@gmail.com। यहाँ पर अपने मूल दस्तावेजों की सिंगल PDF फाइल बनाकर ईमेल के माध्यम से आप भेज सकते हैं। पृथक व्यक्तिगत रूप से कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, सारे आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई कर दें। पोस्ट का नाम है स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी 23 पद, चिकित्सा अधिकारी 40 पद, आयुष चिकित्सा अधिकारी 41 पद, स्टाफ नर्स 49 पद, ANM 25 पद, फार्मासिस्ट 13 पद, लैब टेक्नीशियन 57 पद। तो जो भी योग्यता आप धारण करते हो उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। वेतन अच्छा खासा है। 30 सितंबर 2020 तक या फिर शासन के आगामी आदेश तक यह सेवाएं ली जाएगी।